बीइंग एन आर्टिस्ट हमारे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उन चीज़ों को एड्रेस करें जिसको यूजुअली जिसके बारे में बात नहीं की जाती। अब पता नहीं, मुझे लगता है सोसाइटी में बड़ा मसला है हमारे यहाँ चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाता है। हमारे यहाँ चाहे वो आप किसी भी चीज़ की बात ले लें, आप ख़वातीन के हुकूक़ की बात ले लें, आप कॉम्प्लेक्शन की बात ले लें, आप किसी के मोटे पतले होने की बात ले लें, तो उन चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया गया है, और इसलिए भी कि उस पर डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इसी तरह से जब बात आती है दिमागी बीमारी की, तो हम उसको किसी और तरीके से लेना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई मेंटल इलनेस है तो प्रॉबेबली ये कोई पागल होगी, और हमारे हम में से नहीं है, एबनॉर्मल है। इस तरह के वर्ड्स लिटरली यूज़ किए जाते हैं घरों में, और इसको बहुत टैबू बनाया जाता है। तो ये चीज़ें घरों से ही मुझे लगता है शुरू होती हैं। घरों में ही माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं कि ये क्या बात कर रही हो तुम, ये डिप्रेशन, अच्छा स्ट्रेस, ये क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, बकवास बंद करो। मतलब लिटरली इस तरह की बातें होती हैं। और अगर किसी के साथ कोई इशू भी होता है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, रादर उसको हाईलाइट करने के, उसका क्योर ढूंढने के। वही पागल थी जो तुम पे एतबार किया। अपना मकसद पूरा हो गया ना, अब कोई बात मेरी क्यों समझ आएगी तुम्हें। तो जब सराब मुझे ऑफ़र हुआ तो मैंने सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सब पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि कोई चैनल जो है वो कमर्शियल मटेरियल से हट के ये सोचने, ये एक नज़रिया साइड पे रख के कि टीआरपी आनी है तो लोग बड़ा पसंद करेंगे, कि सास बहू, तो मैंने नंद को जला दिया तो बहू को मारा, थप्पड़ मारे, उससे हट के एक एजुकेट करने की बात आई है स्क्रिप्ट को लेके। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि अगर जब एक प्रोडक्शन हाउस इसको रिस्क ले सकता है तो एक्टर का तो फिर फ़र्ज़ बनता है कि वो उस चीज़ को आगे लेके चले। मेरे पीछे पूरी टीम थी जिसमें मोहसिन तलत साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है कि डायरेक्टर एक इतना कैप्टन ऑफ द शिप होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। अगर वो अपने कंधों पे जब जिम्मेदारी ले लेता है ना, एक्टर खुद ही कहता है कि मेरा एक बोझ बढ़ गया है। कोई मामा नहीं है, समझी? माँ ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है, तर बोलती है अपनी औलाद के सामने। लेकिन ये कि फिर उन्होंने कहा कि हम एक सेशन रख लेते हैं, आप बेशक साइन ना करें, अभी हम चलते हैं जाके रिहैब सेंटर देख लेते हैं, लेट्स सी कि आपको समझ आता ही नहीं आता। तो वहाँ एक रिहैब सेंटर था, हम वहाँ पे गए तो आई मेट अ लेडी देयर जो कि अपना यूँ बैग ले लेके ना इस तरह से घूम रही थी, एंड बिल्कुल वो नॉर्मल थी, बिल्कुल मतलब हम ये अज्यूम करते हैं ना कि हम रिहैब सेंटर्स जाएंगे तो पता नहीं लोग किस तरह बैठे होंगे, बाल बिखरे होंगे और इस तरह से। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनके पास गई, मैं उनसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तो वो बता रही थी मुझे कि मैं 15 दिन जॉब करती हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट का नाम लिया, वहाँ जाती हूँ 15 दिन और वापस आती हूँ, फिर 15 दिन मैं यहाँ रहती हूँ क्योंकि मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हूँ ना, तो मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं 15 दिन अपने यहाँ स्पेंड करती हूँ। तो मुझे बड़ी माकूल बात लगी ये। मैंने कहा ये तो इतनी समझदारी की बात कर रही हैं, तो शायद ये उस पूरे प्रोसेस से निकल चुकी हैं कि जब ट्रीटमेंट हो चुका है इनका। तो मैंने कहा लेकिन आप ये कैसे मैनेज करती हैं, कोई जॉब है वहाँ पे आप 15 दिन, वो आपको 15 दिन ऑफ दे देते हैं? हाँ हाँ वो तो दे देती हैं, वो समझते हैं ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए वो भी मुझे ऑफ दे देते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। ये बैग में क्या है आपके? कहने लगी वो मैं जाती हूँ तो पैसे वैसे मिलते हैं तो मैं उसको संभाल के रखती हूँ, यहाँ सेफ़ नहीं है ना इस वजह से। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलें, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो बाद में डॉक्टर मुझे आके बताती हैं कि ये खुद ही अज्यूम करती हैं कि ये 15 दिन जाके, क्योंकि इनकी कोई अब होता है ना कभी कभी यहाँ पे ख़वातीन को बड़ा डिग्रेड किया जाता है, उनको ये कहा जाता है आप तो कुछ कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में। तो शायद उनका कोई ट्रॉमा ऐसा था कि मैं कुछ कर नहीं सकती। वो खुद अज्यूम करती हैं कि मैं जाती हूँ और मैं अपने ओन पे कमाती हूँ, मैं बड़ी इंडिपेंडेंट खातून हूँ, मेरे पास पैसे हैं मेरे बैग में, और वो यूँ ले लेके, और वो कहती थी वो पैसे नहीं थे, वो बैग वो पूरा पेपर्स से भरा हुआ। हेलुसिनेशंस होती हैं, कोई आता है सामने भी आता है। पहले तो डिल्यूजन्स होती हैं। डिल्यूजन्स एक प्रोसेस है स्किज़ोफ्रेनिया का जहाँ पे आपको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, और जब वो बिगड़ जाती है, अब ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं होता तो वो आपको हेलुसिनेट करने लगती हैं चीज़ें, फिर आपको वो इंसान नज़र आने लगता है, जो कि अभी शराब में भी दिखाया है। मुझे लगा कि अगर मैं शराब करूँगी ना तो शायद मैं एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना रख सकती हूँ इस सोसाइटी पे, ये बात बता के कि मेंटल इलनेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी जिस्मानी बीमारी ज़रूरी है। आई थिंक एक इंटेंशनली भी एक चीज़ होती है।
मुझे लिटरली अगर साल में मुझे अगर 30 स्क्रिप्ट ऑफर होता है तो मैं इंटेंशनली उसमें से एक ऐसा स्क्रिप्ट पिक करती हूँ कि जो वैसा हो जो मैंने ना किया हो या जो दूसरे से थोड़ा सा हटके हो। मेरी हर बात बकार के समझ जाता है, वो भी तुम नहीं हो, कोई भी तुम नहीं हो। हमने एनालिसिस ही करना ख़त्म कर दिया है कि कंटेंट हमें देना क्या है। हमने आई थिंक इस जनरेशन में सबसे बड़ी ख़राबी है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो शायद किताबों के साथ तरबियत नहीं हो रही है। हम अपने दिमाग को वसी नहीं कर रहे, हम हमारे सोचने का जो जाविया है ना बहुत छोटा होता जा रहा है। वो आ गया है सिर्फ टीआरपी पे कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अब वो दिख रहा है, अब वो कचरा भी बिक रहा है ना, तो आप वो बेच रहे हैं चैनल पे। समी ने इसमें बहुत अच्छा एक एलिमेंट दिया है, और समी के साथ तो वाकई बहुत मज़ा आया। दूसरे ऐसी तन्हाई, एक वैसे भी हिट कपल है, तो आई थिंक बहुत सपोर्ट किया समी ने मेरे कैरेक्टर का। अगर वो ना करता तो शायद मैं इतना सही से निभा नहीं पाती इसे। मैंने इसकी जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी, तुम मेरी जगह खत्म कर, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपने देखा होगा मैं इतना आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन एट ऑल। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो देखते ही हैं कि कोई हफ्ते में 2 हफ्ते में एक पोस्ट लग गई तो लग गई, तो वो बहुत थैंक यू करता है, शुक्र है आप आ गए इंस्टाग्राम पे। पता नहीं एक एक ट्रेंड चल गया, वही टीआरपी वाली बात कि आजकल आपकी जो सलाहियत है वो आपके काम से नहीं उसको जज किया जाता, वो आपके फॉलोअर्स के बेस्ड पे जज होती है। आप ये समझ लें कि ये देखा जाता है कि अगर किसी को देखना ना कि कौन कितना बड़ा स्टार है, कितना बड़ा एक्टर है, अच्छा टक 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 इंस्टाग्राम निकालो, ओह 5 मिलियन फॉलोअर्स, ये सबसे बड़ी स्टार है पाकिस्तान की। चाहे उसके पीछे कोई मटीरियल हो ही ना, आपने कुछ ना दिया हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपके फॉलोअर्स आपकी सलाहियत का बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक ट्रेंड चला है ना नया, इसकी वजह से जो लोग काम करते हैं वो भी डिस्करेज होते हैं एक हद तक। लेकिन ये कि मोहब्बत तो अलविदा की जहाँ तक बात है, आप ये कह रहे हैं तनकीद, तो तनकीद शुरू में ऑब्वियसली आपको हर्ट करती है, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट आप खड़ा कर रहे होते हैं तो सब बहुत मेहनत कर होते हैं। दिखने में लगता है कि आप 40 मिनट बैठ के ऐसे सोफे पे आप कहते हैं अच्छा 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 ठीक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके पीछे कितना स्वेट और ब्लड लगा होता है ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। दूसरी बात ये कि ये मुझे नहीं पता लोग इसको कैसे परसीव कर रहे हैं, मगर मैंने इसको जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे लिटरली मुझे गूज़बम्स होने लगे थे जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी। देखने में बड़ी टिपिकल स्टोरी लगती है और शायद एडिट उसका उस तरह से हुआ है, लेकिन जब ये पढ़ने में जब खालिक साहब ने इसको जिस तरह से इसके डायलॉग लिखे थे, बड़ी खूबसूरत कहानी है उमर, कि एक औरत है वो अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है कि वो समझती है अगर मैं इसको एक मजमे में भी खड़ा कर दूंगी ना, और औरतों के मजमे में मैं सारी औरतों को बोलूँगी चले जाओ उसी तरफ, लेकिन वो वहाँ से उल्फत चिल्लाता हुआ आएगा। ये एक ट्रस्ट होता है आपका मोहब्बत के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया अब करना। अब आप किसी पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर नहीं सकते, तो ये शायद कहीं ना कहीं, अब मैं ये बात नहीं करूँगी कि मर्द की नफ्सियात दिखाई है क्या है, लेकिन अगर आप मोहब्बत में किसी को मेरे ख्याल से अगर आप रास्ता दे देते हैं तो ये आपकी अपनी गलती है, क्योंकि इंसान तो भटक जाता है आप उससे वफादारी की इस तरह से उम्मीद करें तो ये गलत है। दूसरी बात ये भी है कि उसमें ये भी दिखाया है कि जैसे कि एक नफ्सियात है इंसान की, कि हम सोचते हैं कि हमें 10 चीज़ें मिल जाएं ज़िंदगी में, 10 चीज़ें मिल जाएं, उसमें से 9 चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं, लेकिन हम वो जो 10वीं चीज़ है ना जो नहीं मिली उसके ऊपर हम रोते रहते हैं, ये क्यों नहीं मिली, ये क्यों नहीं मिली। तो उस चक्कर में जो वो पिछली 9 चीज़ें जो हम पा चुके हैं उसका जो एसेंस है, वो जो उसके वो जो खुशबू है, वो जो उसके झरोके हैं, हम उससे महरूम हो जाते हैं, हम उसको फील ही नहीं कर पाते। तो शायद ये उल्फत की एक कहानी है कि उसको चीज़ें मिल रही हैं लेकिन उसको फील नहीं कर पा रही, वो उस चक्कर में वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो मुझे लगता है बड़ा रिलेटेबल कैरेक्टर है एक तरह से। हर कोई चाहता है कि वो एजुकेट हो, हर कोई चाहता है कि वो उसको बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल मिले, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के बजाय अच्छे स्कूल में जाए। तो बड़ी नॉर्मल कहानी है, तो मुझे लगता है अगर इसको उस तरह से देखा जाए तो समझ आएगा। और फिर आगे जाके तो आप देखें कि ये बड़ा एक इंटेंस स्टोरी बनने वाली है। आई थिंक अभी कुछ आधे एपिसोड्स जा चुके हैं, मगर ये कि बड़ी अच्छी एक मोहब्बती कहानी है। उसका मुझे लगता है इस कहानी के ऊपर वो एक सॉन्ग है कि बड़ा खूबसूरत बैठता है, कि मेहदी हसन साहब का है शायद, कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में मगर हम ना होंगे। तो इस तरह की कुछ मैंने आपको एक समरी दी है इस कहानी की